गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक के बारे में, ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। जो हमारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब कि पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, वो कौन से होते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती है वो क्लेम को देती है किसको, इंश्योर्ड पर्सन को। मतलब कि जितना भी नुकसान होता है उस नुकसान के बदले उनको वो पैसे के टर्म में मेज़र करके उसे उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर देती है। बट मनुष्य की जो ज़िंदगी है वो क्या है, पैसे में तोल नहीं सकते। इसके रिगार्डिंग वो क्या है, अलग तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे लाइफ इंश्योरेंस के। अगर किसी बच्चे ने इस वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, तो क्या है कि आगे हम आप प्रोसीड कर सकें। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट कहते हैं कि जो हमारे इकोनॉमिक और सोशल जो पर्सन होते हैं उनकी वेलफेयर के लिए, उनके बैकग्राउंड क्लास से ऊपर लाने के लिए। और क्या है, आपको पता है जो इंडिया है बहुत ही सेकंड नंबर पे, आपको पता है सेकंड नंबर पे आता है हमारा देश भारत, जो देश है जिसके अंदर पॉपुलेशन जो है दूसरे नंबर पे आती है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। सो उन सभी पर्सनस की, उन सभी लोगों की, उन सभी जनसंख्याओं की क्या है, इंश्योरेंस करवाना एक अकेले इंस्टीट्यूट के लिए क्या है, सफिशिएंट नहीं है। तो इसलिए क्या है, इंश्योरेंस कंपनी काफ़ी सारे तरह से बनाई गई है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारा स्प्रेड हो चुका है लाइफ इंश्योरेंस वाइडली एंड इज ए पर्टिकुलर टू द रूरल एरिया के अंदर भी क्या है, अभी क्या है, काम कर रही है विद ए व्यू टू रीच ऑल द इंश्योरेबल पर्सन ऑफ द कंट्री। अब देखिए, ज़्यादा बर्डन होने के कारण क्या है, पब्लिक सेक्टर के हमने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया 2000 के अंदर। वो हम आगे बढ़ चुके हैं कि कैसे हमने प्राइवेटाइजेशन क्या सेक्टर किया था। अब रूरल एरिया के अंदर भी क्या है, हमारा इंश्योरेंस होने लगा, क्योंकि जितने भी इंश्योरेबल पर्सन हैं उन सभी को क्या है, कवरअप किया जाए। मतलब कि जितनी भी जनसंख्या है जो इंश्योरेंस करवाना चाहती है उनको क्या है, कवरअप किया जाए। ये इसका मोटिव होता है मेन, कि कोई भी ऐसा पर्सन ना रहे जिन्होंने इंश्योरेंस ना करवा रखा हो। अब आपको एक और आपने ऐड देखी हो, ड्यू टू द कोविड के कारण ये कहते हैं कि जिसकी भी पर्सन की क्या है मृत्यु जो कोविड के कारण हो रही है उसको क्लेम किसी भी कंपनी के थ्रू नहीं मिल रहा, बट जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है LIC जो कंपनी है वो उसको क्लेम प्रोवाइड कर रही है। तो क्या है, एक तरह से एक पॉजिटिव पॉइंट है LIC के लिए, भी एक ऑब्जेक्टिव के अंदर आ सकता है फिलहाल। ठीक है, सेकंड पॉइंट कहते हैं कि टू प्रोवाइड द एडुकेट फाइनेंशियल कवरेज अगेंस्ट द डेथ एट ए रिजनेबल कॉस्ट ऑफ द पर्सन। अगर किसी पर्सन की मृत्यु हो जाती है और वही क्या है, आपका हेड है, वही क्या है, अर्निंग पर्सन है, तो उसके जाने के बाद क्या है, पूरी जो फैमिली है क्या है, एक तरह से पिछड़ जाती है। तो उसकी स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, मतलब उस पर्सन की बजाय उतना पैसा दे देते हैं कि उनका जो लिविंग ऑफ टाइम जो सर्वाइव अच्छे से हो जाए। मतलब कि उतना पैसा दे दे कि उन्हें क्या अच्छे से तकलीफ ना उठानी पड़े उसके किसी अर्निंग पर्सन के जाने के बाद। आगे कहते हैं कि मोबिलाइज द पीपल सेविंग इन द, मोबिलाइज का मतलब होता है कि पैसे को सर्कुलेट करना, जिसके कारण क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन की प्लान और कैपिटल फॉर्मेशन की पॉलिसी क्या है, बनती है। आगे कहते हैं कि टू डेवलप द funds collective in a number which protect the interest of the investors and the communities keeping in a view the national priority। ये कहते हैं कि जो काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट भी होते हैं जो क्या है, जो इन्वेस्ट करने वाले पर्सन होते हैं उनसे क्या है, घोटाला कर देते हैं, उनकी क्या है, शोषण कर लेते हैं, उनसे ज़्यादा चार्जेस कर लेते हैं। तो जो इंश्योरेंस कंपनी बनाई हुई है उसमें हर एक पर्सन की क्या है, लिमिट है, कितना प्रीमियम चार्ज करेगा, कितना अगर प्रीमियम टाइम पे नहीं फिल किया तो कितना उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, कितनी पेनल्टी लगेगी, मतलब प्रॉपर प्रिस्क्राइब है, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव नहीं कर सकता। तो क्या है, किससे प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को बचाने के लिए, और क्या है, नेशनल की प्रायोरिटी देना, मतलब कि हमारे राष्ट्र को की अग्रसर के, मतलब कि आगे फंड कलेक्ट करना, उस फंड को आगे प्रॉपर यूज़ करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट यही है कि सोशल और इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो हमारे फंड के थ्रू होती हैं। जो फंड जो कहाँ से आते हैं, हमारे इंश्योरेंस के थ्रू आते हैं। इंश्योरेंस जो प्लान होते हैं, इंश्योरेंस जो नीड होती है हमारी जो सोसाइटी के अंदर, उसके अकॉर्डिंग क्या है, फंड आते रहते हैं, उनको क्या है, कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, और कहीं और इन्वेस्ट करने से हमारे क्या है, विकासशील देश से हम क्या है, विकसित देश में आ जाएंगे। मीन्स की डेवलपिंग कंट्री से हम डेवलप कंट्री की ओर अग्रसर होंगे। अब बात करते हैं एक्टिविटी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। एक्टिविटी क्या होती है, जब क्या है, कोई कंपनी से इंश्योरेंस की पॉलिसी को टेकअप करता है, मतलब लेते हैं। सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या करते हैं, टू ऑब्टेन द एप्लीकेशन और प्रपोजल फॉर्म। वो कहते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म लेते हैं, मीन्स कि एप्लीकेशन जो फॉर्म, उसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जैसे कि आपने जब कोई एडमिशन करवाते हो या फिर कोई सरकारी जॉब का आप फॉर्म भरते हो, तो उसके अंदर भी क्या होता है, आपको सारी डिटेल फिलअप करनी पड़ती है जितनी उसने मांग रखी है। नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कहाँ से आपने 10th की, +2 की, कितने नंबर आए, कहाँ कौन सी कैटेगरी के बिलोंग करते हो, कौन सा ब्लड ग्रुप है, कितना ब्लड ग्रुप है, ये सभी क्या है, डिटेल जितनी भी उसके अंदर लिखा हुआ है वो आप क्या है, सभी चीज़ें आपको उसके अंदर मेंशन करती है। इसमें यही क्या है कि जो एजेंट होता है एंड द डेवलपमेंट ऑफिसर, ये दोनों क्या है, कंपनी के थ्रू से काम कर रहे हैं। वो क्या अप्रोच करता है प्रोस्पेक्टिव बायर्स एंड एक्सप्लेन
देम डिफरेंट प्लान एज पर द रिक्वायरमेंट। वो क्या है, जैसे जैसे प्रोस्पेक्टिव बायर होते हैं, मतलब कि जो क्या है लेना भी चाहते हैं लेना भी नहीं चाहते, मतलब कि जो कंफ्यूज है, तो मतलब कि उनकी नीड को देखते हुए, उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए वो क्या है प्लान बताते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि द प्रोस्पेक्टिव बायर्स अंडरस्टैंड करते हैं प्लान को, मतलब कि उनके प्लान उनके अकॉर्डिंग क्या है प्लान बताते हैं उनको, और वो क्या है उनमें से किसी एक प्लान को क्या कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं बेस्ट प्लान फॉर हिम, जो भी उनके लिए बेस्ट है। आफ्टर दैट ही फाइलिंग अ प्रपोजल, उन प्रपोजल को फिल करने के बाद, मतलब कि पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद क्या है, फर्निश ऑल द मटेरियल इन्फॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। जो भी इंश्योरेंस कंपनी को चाहिए था वो इन्फॉर्मेशन वो क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, किसके थ्रू, उस एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू। ठीक है, जितना बात समझ में आई। अब नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल की है उसको क्या करना, एग्जामिनेट करना, मतलब कि उसको एनालिसिस करना। ठीक है, ये कहते हैं कि टू एग्जामिन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिसाइड ऑन प्रपोजल अंडर राइटिंग। ये कहते हैं कि आफ्टर रिसीविंग द प्रपोजल के रिसीव करने के बाद, एप्लीकेशन उन्हें चाहिए थी, वो प्रपोजल रिसीव करने के बाद जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसको क्या है पूरी तरह से जांच पड़ताल करेगी, क्यों उसने वो प्रपोजल फिलअप किया है, रिक्वायरमेंट देखेगी कि मार्केट के अंदर किस तरह की नीड चल रही है। अब अगर मैं बात करूँ कि ज़्यादा से अगर क्या है 100 में से क्या है 70 लोगों ने क्या है फायर इंश्योरेंस करवाया है, तो आप क्या करोगे कि आप ये देखोगे कि सबसे ज़्यादा लोग क्या है इंटरेक्ट किसके हो रहे हैं, फायर इंश्योरेंस के, क्योंकि जो गर्मी के कारण क्या है सबसे ज़्यादा आग लग रही है सॉरी, तो क्या है फायर इंश्योरेंस की स्कीम को क्या है ज़्यादा फिर क्या है इशू करेंगे, मतलब ज़्यादा निकालेंगे। इसी तरह से उसको क्या है एग्जामिन करेंगे हमारे प्रपोजल को, अंडर राइटिंग इन द प्रोसेस ऑफ द assigning risk for ensuring that the cost of cover is proportionate to the risk faced by the individual concern। ये कहते हैं थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, थोड़ा सा कोऑपरेट करो, क्योंकि मैं इसको भी थोड़ा संभाल रही हूँ, अपने कैमरे को भी संभाल रही हूँ, सो इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है कि क्या मैं कैमरे में देखूँ या फिर यहाँ देखूँ। ठीक है, तो मिस्टेक इज़ और पार्ट ऑफ लाइफ, मैं काफ़ी बार बोलती हूँ इस चीज़ को। तो क्या है, अब यहाँ पढ़ते हैं, वो क्या है उस प्रोस्पेक्टिव बायर को देखेंगे कि उसने किस रिस्क को फेस करते हुए उस कंसर्न को, मतलब उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, उस प्रपोजल को क्या है फिलअप किया है, तो उस रिस्क को देखते हुए कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उस ज़्यादा रिस्क के रिगार्डिंग आप क्या है इंश्योरेंस लोगे। अब क्या है उसको एग्जामिन कर लिया इंश्योरेंस ने, अब क्या करेंगे कि टू इशू पॉलिसी डॉक्यूमेंट। अब उसको एग्जामिन करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी उसे एग्जामिन कर लेगी, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उस प्रपोजल को इशू कर देगी, उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को इशू कर देगी। पॉलिसी डॉक्यूमेंट मतलब कि वो पूरा कागजी पत्र जिसके अंदर आपको इंश्योरेंस लेने की पॉलिसी और इंश्योरेंस प्रीमियम की पॉलिसी के बारे में कंप्लीट डिफाइन होगा। मीन्स कि ये पूरे 4 पेज होते हैं, आपको मैं 4 पेज दिखाऊंगी भी एट द एंड में इस चैप्टर के। वो 4 पेज होते हैं, लास्ट पेज के अंदर हमारी टर्म एंड कंडीशन होती है, फर्स्ट 2 पेजेस के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, थर्ड पेजेस के अंदर क्या है आपको कितना प्रीमियम, कितने डेट को कितना कैसे ऐसे लिखा होता है। तो क्या है कि इफ द प्रपोजल इज एक्सेप्ट बाय द कंपनी के द्वारा वो प्रपोजल मीन्स कि हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है, आफ्टर द एग्जामिन द प्रपोजल को एग्जामिन भी कर लिया है, तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्या किया जाएगा, इशू किया जाएगा। और उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ होंगी, हमारी टर्म होंगी, हमारी कंडीशन होगी, एग्रीमेंट की, क्योंकि एग्रीमेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि 2 पार्टी के बीच में प्रॉपरली कंसेंट होगा। ठीक है, इसलिए क्या है जितना भी रिस्क वो कवर करेगी वो एग्रीमेंट, उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमारी उसके अंदर होगी पूरे एविडेंस के साथ। क्लियर दिस पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि टू कीप द साइट ऑफ द कंडीशन भी बताइए। दैट मीन्स जो हमारी 2 पार्टी होती है, इंश्योरर और एक इंश्योर्ड वो होता है जिसने इंश्योरेंस करवाया है, इंश्योरर वो होता है जो इंश्योरेंस कर रहा है। मैं आपके बात काफ़ी बार डिस्कस कर चुकी है बात। तो ये कहते हैं कि बोथ द पार्टी हेल्ड द ओनर द टर्म एंड द कंडीशन इज इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। दोनों की दोनों पार्टी क्या होती है, ओनरली तरह से उसको पालन करती है। इंश्योर्ड का क्या दायित्व होगा कि वो प्रीमियम क्या है टाइम पे करें। ठीक है, रिटर्न जो होती है हमारी इंश्योरेंस की कंपनी जो इंश्योर्ड की तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो प्रीमियम को टाइम पे करें, और इंश्योरर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर रिस्क होता है किसी भी टाइम तो वो क्या है कंपनी उसको रिटर्न करे, दैट मीन्स उसका क्लेम उसे दे। ये क्या होगा उसके अंदर कंडीशन होती है। 5th पॉइंट कहते हैं कि टू अटेंड अदर रिक्वायरमेंट ऑफ द पॉलिसी, और किसी भी तरह की अदर फॉर्मेलिटी हुई, दैट मीन्स कि अभी इंश्योरेंस कंपनी ने आपको बुला लिया, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपको क्या है उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि तो इंश्योरेंस कंपनी हैज़ टू परफॉर्म द अदर एक्टिविटी, अलग एक्टिविटी भी प्रोवाइड करती है। इन्फॉर्मेशन कैसी हुई, आपका नॉमिनी कौन बनेगा, या फिर आपका असाइनमेंट कैसे होगा, और सरेंडर वैल्यू कितनी होगी, पेमेंट कब मिलेगी आपको, क्या पॉलिसी की टर्म है। अब आप इनका सभी का मतलब नहीं पता होगा, क्योंकि ये जो टर्म्स है आपकी इसी चैप्टर के अंदर बाद में हम डिस्कस करेंगे। टर्म ये पूरा एक पेज है, इनके ऊपर 4 नंबर के ऊपर नोट्स आते हैं, वो आपको मैं करवाऊंगी
चैप्टर के एंड में है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ ए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है हमारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के कितने, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के कितने स्ट्रक्चर्स हैं। 3 स्ट्रक्चर मैंने बताए थे। सबसे पहले है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। फिर क्या है हमारी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और फिर क्या है प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अब सबसे पहले हम क्या है इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मतलब कि इसके अंदर काम करने वाले लोग कितने हैं। एग्जांपल ये है कि एक सीएसयू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है, पीयू यूनिवर्सिटी भी है, एमडी यूनिवर्सिटी भी है, जीजी यूनिवर्सिटी भी है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब उन यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कॉलेज आते हैं। मान लो कि ये यूनिवर्सिटी होगी, यूनिवर्सिटी के अंदर मान लो कि 10 कॉलेज आते हैं, ठीक है। उस 10 कॉलेज के अंदर भी क्या है काफ़ी सारे हेड आते हैं, हेड के अंदर भी क्या है काफ़ी सारे पार्ट आते हैं। वो स्ट्रक्चर हमें इसके अंदर पढ़ना है। अब इसमें कहते हैं कि जो लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है वो इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी 1956 के अंदर, और इंडिया की और फॉरेन कंपनी की दोनों की कंबाइन से 245 क्या है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। और 2012-13 की बात क्या करें तो हमारे क्या है 8 तो जोनल ऑफिस है इसके अंदर, और 8 जोनल ऑफिस के अंदर क्या है 113 डिविजनल ऑफिस हैं, और 13 डिविजनल ऑफिस के अंदर 2048 ब्रांच ऑफिस है, और 2048 ब्रांच ऑफिस के अंदर क्या है 1275 सैटेलाइट ऑफिस है। अब आप ये बोलोगे ये है क्या ये। अब सबसे पहली बात बता देती हूँ, ये इस तरह से होते हैं। आप स्ट्रक्चर देखिएगा आप बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। अपने टेस्ट के अंदर अपने एग्जाम के अंदर आप बिल्कुल ऐसे फिगर बना के करोगे तो क्या है एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे क्या देखो कि जो LIC का जो सेंटर है कहाँ है, मुंबई के अंदर है, और इसके अंदर जो क्या है इसको एग्जामिन करने के लिए, मतलब कि इसको सुपरविजन करने के लिए, इसको डायरेक्शन देने के लिए क्या है एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो ऑफिसर्स होते हैं इसके ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनको क्या है सुपरवाइज करे, डायरेक्ट करे उस बिजनेस को। अगर किसी भी तरह के अफेयर्स होते हैं, किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो उनको शॉर्ट आउट करे, उनको सॉल्व करे, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे होगे, ये क्या है डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट, यही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बात की थी 8 जोनल होते हैं, 3 चीज़ें बात की थी मैंने यहाँ पे, जोनल, डिविजनल ऑफिस, ब्रांच ऑफिस एंड सैटेलाइट ऑफिस। अब जोनल की बात करें तो वो 8 जोनल कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं 8 जोनल। पहली बात तो भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, पटना, न्यू दिल्ली यहाँ है। और ये कहाँ बिलोंग करते हैं, वेस्ट जोन, सेंट्रल जोन, ईस्ट सेंट्रल जोन, नॉर्थ सेंट्रल जोन, साउथ सेंट्रल जोन। इनके अंदर क्या है ये 8 जोन है, ठीक है। जैसे हम स्पोर्ट्स के अंदर मुझे पता है, जैसे कि वहाँ पे क्या होता है, जैसे हम जब स्पोर्ट्स एकेडमी थी हमारी, तो वहाँ क्या होता था कि हमारी नॉर्थ जोन की तरफ से टीम जाती थी, क्योंकि हम क्या है हरियाणा से टीम के प्लेयर होकर हम वहाँ खेलते थे। सो क्या हम नॉर्थ जोन से बिलोंग करते थे। जोनल के अंदर क्या है हमारी टीम बटी होती थी। अब इसी के साथ हम क्या बात करते हैं कि जो हमारे 8 जोन के अंदर जो हर एक का क्या है मैनेजर होते हैं। मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको सुपरवाइज करे, उस बिजनेस के अंदर जितने भी अफेयर्स हैं हर एक जोन की क्या उसको सॉर्ट आउट करें, ठीक है। उन सभी जोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सभी जोनों को प्रॉपरली वो मेंटेन करें। ये जोन इस तरह से ये यहाँ दिखाई हुई है, हर एक जोन अलग अलग है, हर एक जोन के अंदर अलग अलग काम किया जाता है। मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग का क्या काम किया जाता है, इंस्पेक्शन के अंदर इंस्पेक्शन का काम किया जाता है, फाइनेंस के अंदर पैसे से रिलेटेड काम किया जाते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे ईच जोन क्या है डिवाइड किए गए हैं सर्वल डिवीजन के अंदर, हर एक डिवीजन के अंदर डिवाइड किए गए हैं। और ये डिवीजन के हेड क्या है डिविजनल मैनेजर, मतलब कि इस डिवीजन को मतलब कि चलाने के लिए किसका कौन है डिविजनल मैनेजर है। ये डिविजनल ऑफिस काम कितने प्रेजेंट है हमारे इंडिया के अंदर 113, और 113 के 13 के अंदर जो डिविजनल मैनेजर है वो उसको कंट्रोल करता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना भी उसकी प्रॉब्लम है वो ही शॉर्ट आउट करें, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि हर एक डिविजनल के अंदर हमारी क्या है ब्रांचेज होती हैं। मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैंने यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दिया था, CRS यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज है, कॉलेज के अंदर भी फिर ब्रांच है, ब्रांच के अंदर फिर डिविजनल क्या है कुछ ऑफिस है, ऑफिस के अंदर फिर ऑफिस है। ऐसे होते हैं ना, जैसे कि हमारे स्कूल के अंदर तो आपने देखा ही होगा प्रिंसिपल होती है, प्रिंसिपल के अंदर काम करने वाले 3 पर्सन होंगे, उन 3 पर्सन के नीचे कोई 8 पर्सन और काम करते होंगे, 3 के अलावा उन 8 पर्सन के नीचे कुछ और भी काम करते होंगे। क्या है एक तरह से एक पूरा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू क्या है पूरा ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है, जो हमारा स्ट्रक्चर ब्रांच ऑफिस का जो डिपार्टमेंट है, उनके डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले है क्लेम डिपार्टमेंट। ये बहुत अच्छा है समझने के लिए, क्योंकि जो क्लेम डिपार्टमेंट होता है वो क्या है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि जितने भी क्लेम होंगे, मतलब कि जितना भी पैसा, जितनी भी हानि हुई होगी, जितना भी नुकसान हुआ होगा, उनको क्लेम करने के लिए डिपार्टमेंट बनाया गया है। और ये क्या है सर्वल बेनिफिट क्लेम ऑन द डेथ बेनिफिट क्लेम। ये कैसे किसी भी तरह के बेनिफिट क्लेम को और या फिर डेथ बेनिफिट क्लेम को क्या है ये डिपार्टमेंट देता है। मान लो कि किसी भी पर्सन की डेथ होगी, उस पर्सन ने अपना इंश्योरेंस करवा रखा था, तो इंश्योरेंस करवाने के उसकी डेथ होने के बाद जो इंश्योरेंस की अमाउंट है वो क्लेम है क्या है वो कौन सा डिपार्टमेंट देगा, फिनांस थोड़ी ना देगा, क्लेम डिपार्टमेंट अलग होता है, वो क्लेम डिपार्टमेंट उसे देगा। अब आगे बात करते हैं फिनांस एंड द अकाउंट डिपार्टमेंट। फिनांस और अकाउंट डिपार्टमेंट क्या करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैश को
एक्सेप्ट करना, कैश की पेमेंट करना। पेमेंट किसको करेगा? अब ये मत कहना कि अब क्लाइंट को करेगा, नहीं, पेमेंट यहाँ जहाँ जिसको भी प्रॉब्लम होती है, कैश की लेना होता है, वहाँ उसकी पेमेंट कर देता है। बैंकिंग को सेक्टर को संभालता है, जनरल अकाउंट को संभालता है, अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट को संभालता है। जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी टर्म कंडीशन होते हैं वो यहाँ शॉर्ट आउट की जाती है। मतलब कि कितना पैसा आया, कितना गया, बैंकिंग के अंदर कितनी ट्रांजेक्शन हुई, कितने अकाउंट की जनरल एंट्री हो चुकी है, ये सारी रिकॉर्ड क्या है? फाइनेंशियल एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर की जाती है। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। अब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है? ये जो डिपार्टमेंट है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि कंप्यूटर ऑपरेट किया जाए। ऑपरेट तो सबको पता है कैसे करते हैं, बट इसके अंदर ये क्या खासियत होती है? ये जो डिपार्टमेंट होता है, ये टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट क्या करता है कि कौन सा फंक्शन, कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा हार्डवेयर कहाँ यूज़ करना है, किस डिपार्टमेंट को यूज़ करना है, कैसे, कौन से वर्जन का यूज़ करना है, ये सभी इन्फॉर्मेशन हमें टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से मिलती है। क्लियर दिस पॉइंट? ये कहते हैं कि एंड टू प्रोवाइड द कंप्यूटर सपोर्ट टू द अदर डिपार्टमेंट। कंप्यूटर के बारे में सपोर्ट करना, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज देना किसी अदर डिपार्टमेंट को, कैसे उसको यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं न्यू बिजनेस डिपार्टमेंट। न्यू बिजनेस डिपार्टमेंट क्या होता है? एक तरह से काफ़ी तरह से इंपॉर्टेंट वर्क करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट अटैच, डॉक्यूमेंट जब अटैच कर लिए जाते हैं वेरिफिकेशन के बाद, मतलब कि वेरीफाई कर लिया उसके पीछे फिर डॉक्यूमेंट अटैच किए जाते हैं विद प्रपोजल फॉर्म भी है। तो फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट एंड पॉलिसी बाउंड, यहाँ पर क्या है, एक तरह से एक नया बिजनेस डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे क्या है, प्रीमियम को एक्सेप्ट किया जाता है, पहली बार जो एक्सेप्ट किया जाता है, और जितने भी वेरिफिकेशन किए जाते हैं इस डिपार्टमेंट में किए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि ऑफिस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट क्या होता है कि ये जो डिपार्टमेंट होता है इंटरेस्ट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस अनकेप फर्नीचर, स्टेशनरी, सैलरी एंड लीव रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉय मैटर। ये कहते हैं कि जो ये ऑफिस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है ये क्या करता है कि हमें फर्नीचर की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, स्टेशनरी मतलब कि आपको पेन मतलब कि जैसे कि आपको कॉलेज में आपको ने देखा होगा कि जो टीचर्स को है हर एक महीने के अंदर एक मार्कर, एक डस्टर प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर वो एक मार्कर से ज़्यादा किया जाएगा तो उसके ऊपर चार्ज लगते हैं, ठीक है। मतलब कि मार्कर भी काफ़ी तरह के होते हैं, रेड, ब्लू एंड येलो, इस तरह के मार्कर मैं जैसे यूज़ करती हूँ। तो ये क्या होता है कि अगर मैं उससे ज़्यादा यूज़ करूँगी तो क्या है, मुझे मेरे ऊपर चार्ज करते हैं। ऑफिस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट मतलब कि जो ऑफिस के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जितने भी कामकाज के जो यूज़ होने वाले फैक्टर हैं, स्टेशनरी है, फर्नीचर है, सैलरी जो उनको देनी होती है वो उनको रिकॉर्ड करता है, जितनी अगर किसी टीचर ने ज़्यादा लीव ले लिया तो उसको रिकॉर्ड करेगा, इस तरह के रिकॉर्ड को वो मेंटेन करता है। 6 पॉइंट कहते हैं कि पॉलिसी सर्विस डिपार्टमेंट। पॉलिसी सर्विस डिपार्टमेंट का क्या करते हैं कि जितनी भी पॉलिसी होती है उनको वो फंक्शन करता है। दैट मीन्स लोन के बारे में, सरेंडर के बारे में, प्रीमियम के बारे में, प्रीमियम डेट कब है, पॉलिसी रिवाइवल कब होगी, मतलब कि पॉलिसी कब उसको दोबारा से हम शुरू कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, असाइनमेंट क्या है, नॉमिनेशन क्या है, एड्रेस क्या है, ये सभी बातें मैं आपको आगे बताऊंगी। मतलब कि इन सभी के बारे में प्रॉपर्ली अरेंज करके रखते हैं। सेल डिपार्टमेंट क्या होता है, जो सेल के बारे में रखता है। ये डिपार्टमेंट क्या होता है, स्पेशल असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर सेल के अंडर होता है, और इसमें के अंदर क्या है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट अंदर काम करते हैं। तो ये कहते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफिस वर्क किए जाते हैं। इस एक ही डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी सारे काम किए जाते हैं। वो काम क्या है कि वो जो हमारी पॉलिसी होती है वो उनको सेल करता है, नए नए एजेंट को क्या है रिक्रूट करता है, मतलब अपने ऑफिस के अंदर लाता है, और क्या है सपोर्ट करता है एजेंट को, मोटिवेट करता है एजेंट को कि वो अपने नए बिजनेस को अच्छी तरह से काम कर सके। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द पोस्टल लाइफ पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द प्राइवेट लाइफ पॉलिसी, फिर इसकी बात करेंगे हम प्रिंसिपल और पार्टीज के बारे में। ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें से क्या है कम से कम 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि एक छोटा आता है एक बड़ा आता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। बच्चों की डिमांड के कारण मैं इस चैप्टर को ज़्यादा लंबी वीडियो में बना रही हूँ, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तभी क्या है बेनिफिट होगा। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, सो सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।